अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे, अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। जैसा कि हम चौथे एपिसोड में ये बता चुके हैं कि सलमा बहुत परेशान है अबुल हसन के लिए, पिछले 3-4 एपिसोड से ये चीज़ मालूम हो जाती है। लेकिन चौथे एपिसोड में हमने स्पेशल ये बताया है कि अबुल हसन ने अब्दुल शम्स ने अपनी बेटी सलमा से कहा और तलहा से कहा कि एक जहाज़ जो कि गरक हुआ है, तो वो मालाबार का जहाज़ है। सलमा ये समझ रही थी कि वो अरब का जहाज़ गरक हुआ है। तो सलमान अपने बाप से बार-बार पूछने की कोशिश करी कि अब्बा जी मुझे ये बताइए कि वो कहाँ का जहाज़ डूबा है। तो अब्दुल शम्स ने अपनी बेटी सलमा को बताया कि वो जहाज़ मालाबार का डूबा है, लेकिन सलमा ये समझ रही थी वो अरब का जहाज़ डूबा है। वो ये समझ रही थी कि अबुल हसन का जहाज़ अरब से आ रहा था, वो जहाज़ डूबा है। और वो अपने बाप की बात पर यकीन नहीं कर रही थी, वो सोच रही थी कि बाप मुझसे ये बात मेरे अब्बा जी मुझसे ये बात छिपाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो बहरहाल अब्दुल शम्स ने अपनी बेटी सलमा को समझाया, उसके बाद में सलमा को भी यकीन आ गया कि मालाबार का ही जहाज़ डूबा है। उसके बाद अब्दुल शम्स ने कहा कि अगर अरब का जहाज़ डूबता तो जितना सदमा और जितनी परेशानी तुम्हें है, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी मुझे होती। अब इससे आगे की कहानी बताना है। तो इससे आगे की कहानी ये है कि इशा के बाद का टाइम था, रात थी, तेज़ बारिश हो रही थी और ये अ, तलहा और अब्दुल शम्स बैठे हुए थे बरामदे में घर में के और बातें कर रहे थे। इसी दौरान तेज़ बारिश के दौरान अब्दुल शम्स के दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी और वो दरवाज़े को हाथ मार के बजाने लगा, आवाज़ देने लगा। तो सलमा ने अपनी खादिमा सलमा के घर में एक नौकर थी खादिमा, उससे कहा कि दरवाज़े पर कोई है? तो खादिमा ने कहा कि दरवाज़े पर कोई नहीं है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ दरवाज़ा बंद करके अगर कोई होता तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है मिलता। तो सलमान ने कहा नहीं दरवाज़े पर कोई है। तो खादिमा ने कहा कि दरवाज़े पर कोई नहीं है, दरवाज़ा हवा के ज़रिए हिला है इसलिए आपको आवाज़ आ रही है। तो सलमान ने कहा चलो मैं देख के आती हूँ दरवाज़े पर कोई है या नहीं। तो सलमा तेज़ बारिश में दरवाज़े की तरफ जाती है और दरवाज़े पर जाकर खड़ी होती है तो आवाज़ आती है कि है कोई घर में? तो सलमा दरवाज़ा खोलती है, तो दरवाज़े पर अबुल हसन आया था। तो सलमा को ये मालूम नहीं था क्योंकि अबुल हसन आया क्योंकि रात थी। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एकदम तेज़ बारिश में जैसे ही बिजली चमकी तो अबुल हसन ने सलमा को देख लिया, सलमा ने अबुल हसन को देख लिया। बहरहाल अबुल हसन ने कहा कि मुझे बहुत अफ़सोस है आपके भीग जाने का। उसके बाद में जब अबुल हसन की आवाज़ अब्दुल शम्स ने और तलहा ने सुनी, तो ये दोनों इसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अब्दुल शम्स ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी अभी इसी ख़यालात की दुनिया में डूबी हुई थी, खुशी में डूबी हुई थी कि अबुल हसन आ गया और एक मुहिब के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका महबूब उसको मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहरहाल अब्दुल शम्स ने अपनी बेटी तलहा को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि अबुल हसन आए हैं, इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो और एक जोड़े लिबास का इंतज़ाम करो, इनके कपड़े भीगे हुए हैं। अबुल हसन ने कहा कि मैं खाना खाए हुए हूँ, तो फिर भी बहरहाल जिसके घर पे मेहमान आता है, तो वो तो कोशिश करता ही है कि मेहमान बगैर खाए ना जाए। उसके बाद में अबुल हसन से बहुत सारी बातें होती रहीं अब्दुल शम्स की और तलहा की, बहुत सारी बातें होती रहीं। उसके बाद में तलहा ने इससे खैरियत पूछी और कहा कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं सारे? तो ये साथी इसने अबुल हसन ने कहा कि मेरे साथी भी जहाज़ पर हैं, मैं बस आ गया था और मुझे माफ़ करो कि मैंने आपको रात में परेशान किया। उसके बाद में खाना वगैरह लाया गया और खादिमा को हुक्म दे दिया गया कि तुम और खाना बनाओ, मैं अभी इनके साथियों को बुलाने के लिए जा रहा हूँ और अब्दुल शम्स इनके साथियों को बुलाने के लिए गया। तो जाने से पहले अबुल हसन की और अब्दुल शम्स की और तलहा की, तीनों की आपस में बहुत सारी बातें हुई। अबुल हसन से पूछा कि लेट आने की, देर से आने की वजह क्या थी? तो अबुल हसन ने वजह बयान करी कि मुझे अफ़्रीका में बसरा से अफ़्रीका के लिए एक मुहिम पर जिहाद के लिए जाना पड़ गया था। मैं वहाँ पर गया था, इसकी वजह से मैं वहाँ से लेट हो गया। अबुल हसन ने देर से आने की वजह बयान करने के बाद में अल-मुख्तसर ये कि वही हुआ जो सलमा चाहती थी। सलमा चाहती थी कि अबुल हसन के साथ में उसका रिश्ता कर दिया जाए। तो अब्दुल शम्स सलमा का बाप अब्दुल शम्स इसकी मर्ज़ी से इन दोनों का निकाह करा दिया जाता है। निकाह कराने के बाद अबुल हसन वहीं पर अपना अच्छा मकान बनाता है। मकान की कुछ दूरी के फ़ासले पर एक मस्जिद बनाता है और अबुल हसन और तलहा की 5 साल की तबलीग की वजह से वहाँ के कई सारे मकामी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो उनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अबुल हसन ने वहाँ पर एक मदरसा भी बनवाया। फिर मदरसा बनवाने के बाद ये अबुल हसन अब्दुल शम्स का दामाद था, तो अब्दुल शम्स के ज़रिए इसका बिज़नेस भी वहाँ पर अच्छा चलने लगा। तो बिज़नेस भी इसका वहाँ पर बहुत अच्छा चलता था और माली एतबार से भी ये काफ़ी मज़बूत था। बहरहाल, फिर उसके बाद शादी के दूसरे साल अल्लाह तबारक व तआला ने अबुल हसन को एक बेटा अता किया जिसका नाम इसने खालिद रखा और एक शादी के चौथे साल इसने एक अल्लाह ने उसको बेटी अता की जिसका नाम इसने नाहिद रखा। और जब इनकी उम्र छोटी-सी ही थी, तो एक मौसमी बुखार के में मुब्तला होकर के इनका नाना यानी कि सलमा का बाप अब्दुल अब्दुल शम्स एक बुखार का शिकार बन कर के उसका इंतकाल हो गया था। अबुल हसन माली एतबार से बहुत मज़बूत था और पैसे-वैसे के मामले में वो ठीक-ठाक था। तो अबुल हसन को अपनी बीवी-बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसको कितनी भी मोहब्बत बीवी-बच्चों से थी, उसकी मोहब्बत उसको बीवी-बच्चों की मोहब्बत उसको घर की चारदीवारी में कैद करके ना रख सकी। वो हर साल फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए जाता था, हर साल हज करने के लिए जाता था और फिर अफ़्रीका में मुसलमानों की जंग हुई थी।
अफ्रीका में। तो वहाँ पर इसने 5 मरतबा मुसलमानों की मदद करने के लिए गया, जिहाद किया इसने 5 मरतबा। उसके बाद में मदद करने के बाद में जब ये जिहाद से वापस आता था घर पे, तो इसकी 12 साल की बेटी और इसका 14 साल का बेटा, ये आता था तो उन अपने बच्चों का आने के बाद इम्तिहान लेता था, और इसका बेटा और बेटी तीर चलाना सीखते थे, और बेटी इसकी घोड़े की सवारी करना सीखती थी। यानी बहुत छोटी उम्र से इसने अपने बच्चों को तरबियत देना शुरू कर दिया था, और आने के बाद यहाँ से अपने बच्चों का ये इम्तिहान लेता था। राजा की और अबुल हसन की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ इन दोनों की ही, अबुल हसन की और राजा की ही दोस्ती नहीं थी, बल्कि राजा का एक बेटा था राजकुमार, और राजा की एक बेटी थी राजकुमारी, और अबुल हसन का बेटा खालिद और बेटी नाहिद थी। तो अबुल हसन की बीवी और राजा की बीवी, इन दोनों में आपस में दोस्ती थी, और राजा का बेटा और राजा की बेटी और खालिद का बेटा, सॉरी, अबुल हसन का बेटा और अबुल हसन की बेटी, इनमें आपस में दोस्ती थी। तो इनमें आपस में खूब दोस्ती थी। तो ये जो दिलीप सिंह था, जो लोग दिलीप सिंह को नहीं जानते हैं, वो दूसरा तीसरा एपिसोड देखेंगे, उनको मालूम हो जाएगा। तो दिलीप सिंह ने एक दिन राजा के पास में बातें कर रहा था दिलीप सिंह, तो इसने खालिद की तारीफ कर दी। तो राजा ने कहा कि वो हमारे बेटे राजकुमार का मुकाबला कर सकता है। तो दिलीप सिंह ने कहा कि महाराज, राजा जो है वो एक शहजादा है, सॉरी, आपका बेटा जो है राजकुमार वो एक शहजादा है, और खालिद जो है अबुल हसन का बेटा वो एक मुजाहिद का बेटा है, तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। राजा ने कहा कि अबुल हसन का बेटा तो उम्र में हमारे बेटे से बहुत छोटा है। दिलीप सिंह ने कहा कि महाराज, अरब की माएँ अपने बच्चों की बचपन में ऐसी तरबियत करती हैं कि मैंने ये सुना है कि अरब के अंदर 14 साल के बच्चों को वहाँ की माएँ जिहाद पर भेजती हैं। राजा ने अबुल हसन से कहा कि आखिर अरब के बच्चों के अंदर ऐसी क्या खासियत है? तो दिलीप सिंह ने कहा कि अगर बुरा ना माने तो आपको खासियत बताऊं? तो राजा ने कहा कि हाँ, वो खासियत बताओ। तो दिलीप सिंह ने कहा कि उनके और हमारे दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि वो सिर्फ़ अल्लाह को अपना वो एक खुदा मानते हैं। अल्लाह को एक जानते हैं और उसी को अपना एक खुदा मानते हैं। और हम लोगों के अंदर ये है कि हम पहाड़ों के आगे भी सर झुका देते हैं। जिस चीज़ को चाहते हैं, मुश्किल समझते हैं, उसके आगे अपना सर झुका देते हैं। और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाना गुनाह समझता है। और दिलीप सिंह ने कहा कि मुझे अबुल हसन ने बताया है कि हमारा एक सिपह सालार था जिसका नाम खालिद बिन वलीद था। उसने जब शाम की तरफ पेशकदमी की थी, तो शाम के गवर्नर ने उसको खत लिख करके भेजा था कि तुम एक तूफान से टकराने के लिए जा रहे हो, और हमारी फौज की तादाद 2-2.5 लाख है, और हमारे पास भरपूर असला है, भरपूर खाने का सामान है, लड़ने का सामान है, और तुम्हारे पास मात्र 40 आदमी है और खाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो उसके जवाब में खालिद बिन वलीद ने खत लिख करके कहा था कि बेशक जो तुमने लिखा है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हारी 2.5 लाख फौज की कितनी हिम्मत और कितनी ताकत है मैं जानता हूँ। जितनी तुम्हारे फौजियों को जिंदगी अजीज है, उससे कहीं ज्यादा मेरे फौजियों को मौत अजीज है। तो राजा ने जब मुसलमानों की ये कहानी सुनी तो वो मुसलमानों से मुतासिर हो गया। उसने दिलीप सिंह से कहा, तो फिर ऐसा करते हैं कि हमारा बेटा जो राजकुमार है उसको हम 2 साल के लिए या 3 साल के लिए अबुल हसन की तरबियत में छोड़ देते हैं। अबुल हसन, उसकी तालीम और तरबियत अबुल हसन करेगा, और तुम अबुल हसन से बात कर लो। अगर अबुल हसन इसके लिए तैयार है तो हम अबुल हसन को इसकी कीमत जितनी चाहे हम अबुल हसन को देने के लिए तैयार हैं। तो अबुल हसन की और राजा की दोनों की दोस्ती थी, तो अबुल हसन ने उससे कोई कीमत नहीं ली, कोई पैसा नहीं लिया, और अबुल हसन ने ये खिदमत खुशी के साथ कबूल की, और उसके बेटे को ये तरबियत देना और ये तमाम चीज़ें सिखाना उसने शुरू कर दिया। उसके बाद में राजा ने कहा कि मेरा बेटा राजकुमार अबुल हसन के बेटे खालिद के मद्दे मुकाबिल है या नहीं है? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि जब आपके बच्चे नौकरों की गोद में खेल रहे थे और नौकरों के साथ चल रहे थे, उनकी गोद में रहते थे, उनके कांधों पर बैठते थे, तो उस वक्त अबुल हसन के बच्चे घोड़ों की गोद में और घोड़ों की पुष्ट पर सवार होते थे। जब तुम्हारे बच्चे एक फितरी तौर पर शहजादे हैं, और अबुल हसन के बच्चे फितरी तौर पर एक सिपाही हैं, तो उनके बच्चों का मुकाबला नहीं हो सकता। इससे आगे का इतिहास जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, और इंतजार करिए एपिसोड 6 का। और इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने के लिए लगातार हमको देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मोहम्मद बिन कासिम की हम अभी हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र आने से पहले वहाँ की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें जो हम अब पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें हमें मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी की तरफ लेकर के जा रही हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी और उनकी जंगें और उनकी फुतूहात। तो बने रहें हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।